असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आपको ये नावल अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर होता मेरे बस में तो वापस वो लम्हे लाते, ना जाने तुमको हम देते, ना तुम भी छोड़ कर जाते। अगर मुमकिन हुआ फिर से तुम्हें पार कर ना खोएंगे, जुदा होकर मिले जब भी तो पहले खूब रोएंगे। वो आईने में अपना अक्स देते हुए कवल का मुरझाया हुआ फूल लग रही थी। गुजरे दिनों में उसकी तबीयत काफी हड़प रहने लगी थी। वजह खुद से हद दर्जे लापरवाही थी। दिल बुरी तरह से टूटा हुआ था। एक आस थी कि शायद वो रम्स और मूसा की शादी पर लौट आए, पर वो तो सजा दे रहा था इन दोनों को ही। और कुछ मकाम में अफसोस ये भी था कि घर में किसी ने भी उसे आने को नहीं कहा था। अना बीबी या अमरो बीबी ने आपके लिए भिजवाया है कि आज की तकरीब में आप ये ड्रेस पहनेगी। मुलाजमा अंदर आई तो वो अपने हयालू की दुनिया से निकली थी। ये तो बहुत हैवी है। ड्रेस देखते ही उसने इनकार किया था। तो क्या हुआ, इस तकरीब में मेरी बहू को बहुत सी स्पेशल दिखना चाहिए। वो सवाल जो मुलाजमा से हुआ था उसका जवाब अंदर आते हुए अमरो ने दिया था। पर मम्मा, ये कोई इनकार और बहाने की गुंजाइश ही नहीं है। पहले दो फंक्शंस भी इंतहाई सादगी से गुजारे हैं। कौन सा तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए हैं जो ये हाल बनाकर रखा हुआ है। यही दिन और तकरीबात के बहाने तो होते हैं हंसने खेलने के। अमरो उसका चेहरा थामे हुए प्यार भरे अंदाज में कह रही थी। क्या फायदा इन सब का जब देखने और सराहने वाला ही कोई ना हो। आरज़ा दिल से वो बोल गई तो अमरो चुप हो गई थी। क्यों नहीं है, हम सब है ना यहाँ, और हमें तुम्हें इज्जत देकर खुशी होगी बेटा। अमरो से हर तरह से बहलाना चाह रही थी। आप उसे कहें ना कि लौट आए। जब की तनाबे टूटी तो उनके हाथों पर चेहरा दबे फूट फूट कर रो दी थी। अमरो का दिल भारी होने लगा था। अना की खामोशी और खुद से रूठा रूठा अंदाज उन्हें भी दुखी करता था। पर वो खुद भी मजबूर थी, जिसने उनसे भी राब्ता नहीं रखा था कोई। सब ठीक हो जाएगा अन्ना, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होते। चलो शाबाश, तैयार हो जाओ, ये जोड़ ली। और हाँ, अभी पार्लर वाली भी आ जाएगी, अच्छा सा टच अप होना चाहिए। वह मसरूफ से अंदाज में आज की तकरीब की मुनासबत से लाई गई ज्वेलरी वगैरह उसके सामने रखते हुए कमरे से चली गई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि वो आएगा। उसके कमरे से बाहर आते ही उन्होंने मूसा का नंबर मिलाया था। जानता हूँ, मैं उन्हें दिन रात का साथ रहा है उनसे मेरा। वो मुस्कुराया था। अमरों ने कॉल बंद की थी, जबकि उसे देखते हुए रम्स भी उदासी के घेरे में आई थी। आपके चेहरे पर 12 क्यों बज रही हैं। आज मूसा और रम्स के रिसेप्शन की तकरीब थी और रम्स अन्ना की उदासी देखते हुए मुसलसल उदासी में थी, जबकि मूसा ने उसे हर तरह बिल्ला पे सला कर देख लिया था। बस अन्ना के लिए बुरा लग रहा है। बड़ी मुश्किलों से उनके दरमियान सब ठीक हुआ था और फिर से तवील दीवारें दर आई हैं उनके बीच में। उसकी आंखें नम होने लगी थी तो मूसा ने मुस्तरब हुआ था। देखिए रम्स, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। यार, गरीब बंदे के सैलरी से इतना महंगा मेकअप करवाया है जो आप ऐसे बहाने पर बैठी हैं। अभी तो इसकी कीमत ही वसूल नहीं कर सका मैं। वो सोचते कहता हुआ पटरी से उतरा तो रम्स की आंखों में हया की लाली दर रहे थे। मैंने रंग लगाए एक हीर दा, मूसा ने गुनगुनाते हुए उसके हाथों को लबू से लगाया तो वो कुछ देर पहले की परेशानियां भूलने लगी थी। मूसा उसके करीब रहते उसे पूरी दुनिया को बुलाने के हुनर से आशना था। उसका हाथ हमें घर तक लाया था और फिर हाल तक। पर्ल से सजा हुआ हैवी दुपट्टा उस अपने वजन से ज्यादा लग रहा था। कुछ ऐसा ही हाल उसका लिबास शहाना का था। बहुत प्यारी लग रही है अन्ना मैम। मैं कह सकती हूँ कि दलहाम सर बहुत लकी हैं जिन्हें आप जैसी वाइफ मिली है। पार्लर वाली ने बेजरिया तारीफ करते हुए अनजाने में उसके जख्मों पर नमक छिड़का था। वो चाह कभी मुस्कुरा नहीं पाई थी। तनकीदी नजरें अपना मौजूदा हाल पर डाली, जबकि कुछ देर पहले वो आपके हाथ में वाजह फर्क था। पहलू में एक कमी सी थी। उसके इश्क में इतना बचपना था कि वो बाहरों जैसा शख्स संभाल नहीं सकी थी। कर्ब के आलम में आंखें बंद किए कुछ लम्हों बाद खोली तो पहलू हाल ही ना था। उसका अलविज़ मोहब्बत की तहलील जैसा शख्स को उसका साथी बना गया था। उसने भीगी पलकों से दो कदम आगे बढ़ते हुए आईने में नजर आते हुए शख्स को छुआ था। एक महीने बाद की बंदगी इतनी पुख्तगी इख्तियार कर गई थी कि हर तरफ उसी का गुमान होता था। जहम खुदा लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। सात रंगों की कसम, तू मेरा रंगे हश्तम, मैं तेरे रंग में रंगते ही सवर जाऊंगी। जाके बैठूंगी तेरी सिमत जगाए नजरें, ना मैं भटकूं ना किसी और के दर जाऊंगी। टी पिंक लिपस्टिक से मजीन शबनी लबू ने होले से इस अक्स से इकरार किया था, जबकि उंगलियां इस अक्स पर अपनी खुशबू बिखेर रही थी। इस मुजस्मे में हरकत हुई थी। आईने में बढ़ता हुआ अक्स धीरे धीरे कदम उठाए उसकी जानिब बढ़ रहा था। अन्ना के मुस्कुराते लब सुखड़े थे। यकीन था कि पीछे मुड़ते हुए सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर धड़कने बेतरतीब हुई थी। फासला घुट रहा था। उस पर पुष्प पर आकर रुका था। गर्म सांसों की तपश उस अपने कान के लोपर महसूस हो रही थी। वो बुद्ध की मानत एकटक उसको देखे जा रही थी। एक बार उसकी उंगलियों ने आईने को छुआ था, जबकि वो अक्स अन्ना की पुष्ट पर झुका था। उसकी उंगलियां उसकी छवि को छूने से महरूम रही थी, पर अन्ना की पुष्ट एक आशना लम्ब से महक उठे थे। वो जो
وہ جھٹکا کھاتے ہوئے مڑی تھی۔ دلہام اس کے ریئیکشن کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، جبکہ انا کو ابھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ واقعی اس کے اتنے قریب ہے۔ اس کے مننے سے انا کا چہرہ دلہام کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ ایک کرنٹ کی لہر پورے جسم میں دوڑی تھی۔ اتنے دن بعد ملنے کی چاہ تھی، پر لمحوں میں میسر آتی قربت نے گویا چمن کو کلیوں سے بانٹ دیا تھا۔ دلہام انا کی بے ترتیب سانسوں کا تیز ردم اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ یہ اس ہائی ہیل کا کمال تھا کہ آج انا دلہام بد کے برابر میں کھڑی تھی، جس کا چہرہ اس کے چہرے سے ٹکرا رہا تھا۔ انا کی آنکھوں میں ابھی بھی حیرانی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آ گیا ہے۔ دلہام نے اس کا وہی ہاتھ تھاما تھا جو آئینے میں اس کے عکس کو تلاش کر رہا تھا، اور اپنے چہرے پر پھرتے ہوئے اس ہوا کو حقیقت میں بدلنے کا یقین دیا تھا۔ دلہام کے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہاتھ اس کے نقوش کھوجتے ہوئے جان گزیر لمحوں کے حصار میں تھا، تو لبوں سے سرگوشی سی ابری تھی۔ دلہام لپسٹک سے مزین ہونٹوں کے راز میں پنہا موتیوں جیسے دانتوں کی جھلک کے ساتھ ان کی جنبش میں کھویا ہوا تھا۔ وہ واقعی کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، یا اتنے دن بعد روبرو یار ہونے کا سحر تھا جو اسے اس وقت دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ دل مغرور سا ہوا تھا کہ وہ دیوانی سی لڑکی اس کی ملکیت میں تھی۔ انا اس کی آواز سننے کی متمنی تھی۔ اسے ان حیات لمحوں کی نشانی میں اس کی آواز کی چاشنی بھی چاہیے تھی جو زندگانی بخشے۔ تب بھی دلہام نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے لبوں سے مس کیا تھا، اور انا کو اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے اس کے آویزوں پر نگاہ جمائی۔ اس کے لب ہلے تو انا کے دھڑکنیں تھمی تھی۔ اپنے دل کا خیال رکھنا ان سیاہ آنکھوں سے۔ میری جان، آؤ مل کر اس کہانی کا دل بنائے۔ میری جان، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم ہی میری منزل ہو، میں ابرے مہربان سا لمحہ ہوں تمہارے لیے۔ وہ یک ٹک اس کے ہلتے لبوں پر نظریں جمائے اس کے جادوئی آواز میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہر طرف یہ روشن اجالے پھیلے ہوئے تھے۔ کھڑکیوں سے جانگتی ہوئی چاندنی نے ان لمحوں کے امر ہونے کی گزارش کی تو ستاروں نے محبت کی سازش میں شریک ہونے پر راہ سجا دی تھی۔ دلہام پھد اسے آگے بڑھنے کا کہہ رہا تھا، مطلب کہ ماضی کھٹان بلائے ہوئے وہ مستقبل کی راہ سجا رہا تھا۔ وہ اپنے انادل سے زندگی کے خوش بہت رنگوں سے صلح کا کہہ رہا تھا۔ نم آنکھوں کے گوشے پر موجود بھورا تل مسکرایا تو ہونٹوں پر بھی ایک بمڑ پڑا تھا۔ دلہام کا ہاتھ اس بمڑ کی گہرائی کو کھوجنے کو اس پر پڑا تو انا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس بمڑ کو مقید کرنے کی چاہ جتلائی تھی۔ دلہام امرت گھولنے کو اس بمڑ پر جھکا تو انا نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دلہام نے شانے جھکاتے ہوئے دوری اختیار کی کہ گویا اجازت درکار تھی۔ وہ اسے حیرانی تو کر رہا تھا، بھلے کون کسی کی محبت میں اتنا معتبر کرتا ہے کہ محبت کے لیے بھی اجازت درکار تھی۔ دلہام کے پیچھے پڑتے ہوئے قدم دلہام کے اندر حالی پن کا احساس بکھیرنے لگے تھے۔ دل نہیں، وہ فاصلہ لمحوں میں سمٹتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ یہ محبت کی رسم ہے۔ دلہام نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تو وہ مسلسل نفی میں ساری لانے لگی تھی۔ ایسا کہاں ہوتا ہے دل کہ آپ اپنے سے سب کچھ سوچ لو، دوسرے انسان کو بیچ مندہار چھوڑ جاؤ؟ کیا محبت صرف آپ نے کی تھی؟ میں وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ تبھی دلہام نے ہلکے سے اس کا سر تھامے اس کا چہرہ بالکل اپنے سامنے کیا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ گزرے دنوں کے ہزار شکوے آنکھوں میں ابھر رہے تھے۔ دوسرے پل ان شکووں کو دور کرنے کی سبیل نکالی گئی تھی، اور دلہام نے شبنم ہونٹوں کے لفظ چنے تھے۔ اس کا دل اپنے بس میں نہیں رہا تھا۔ اتنے دنوں کی پیاس بجھتی تو ایک سرور سا رگوں میں اترا تھا۔ انا کے لب مسکرائے تھے، سرشاری ہی حد سوا تھی۔ انا دلہام نے اسے کھوئے دل دیکھ کر پکارا تھا۔ آپ بہت بڑے ہیں دل۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے ہلکا سا مکہ اس کے کشادہ سینے پر مارتے ہوئے بولی تھی۔ دل کی انادل بہت اچھی ہے نا، ہم اس پر صبر شکر گزارا کر لیں گے۔ دلہام کی آنکھیں اس ملن پر چمک رہی تھی تو انا کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ اسے چھوڑتے ہوئے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا تھا اور سر دب پیر اس کا جائزہ لینے لگا تھا۔ انا تھوڑی سی کنفیوز ہوئی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، بالکل اپنی اپنی سے انادل۔ سادہ لفظوں میں کی کے تعریف انا کا دل دھڑکا گئے تھے۔ یہ امرو ماما، کیا انہیں پتا تھا کہ آپ آ رہے ہیں؟ انا کی ذہنی رو بٹکی تھی۔ امرو کا اصرار کرتا ہوا انداز، پچھلے 2 دنوں کی نسبت آج کے دن کا خصوصی اہتمام، اسے ان کا منصوبہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ دلہام نے گردن اسباب میں ہلایا تو وہ ہفا سی منہ پھیلا گئی تھی۔ مطلب کیا سب نے مل کر مجھے بیوقوف بناتے ہوئے کسی کو احساس نہیں تھا کہ میں کتنا تڑپی ہوں، اور یہ سب میری حالت سے مزہ لیتے رہے ہیں؟ میں نے منع کیا تھا موسیٰ کو کہ کسی کو نہ بتائے، لیکن اس کے پیٹ میں کچھ کہاں ٹھہرتا ہے۔ دلہام پھر سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کیا موسیٰ بھائی کو پتا تھا کہ آپ کہاں ہیں؟ وہ مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا گئے؟ وہ صدماتی انداز میں بولے تو دلہام کو موسیٰ کی متوقع شامت کا سوچتے ہوئے ہنسی آئی تھی۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ میں یہاں تمہارے سامنے ہوں؟ اور اس ہجر کی طویل شام کا حساب کون دے گا جو میں نے آپ کو یاد کرتے ہوئے گزاری ہے؟ وہ مصنوعی غصے سے بولے تھے۔ تمہارے شکووں کا جواب میں بہترین انداز میں دے سکتا ہوں، اگر تم میرا ساتھ دو تو پر افسوس کہ امر مما کی یہ محنت غارت جائے گی۔ دلہام نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ سٹ پٹائی تھی۔ بولو، جواب چاہیے؟ دلہام کی میں نے ہیس نظروں کی کتاب لانا اس کے بس میں کہاں تھا؟ پلکیں جھکی تھی۔ غم کی شامیں جتنی طویل کیوں نہ ہو، آخر اسے ایک دن ڈلنا ہی تھا۔ تبھی روشن سویرا ہوا تھا۔
क्या भाई मुझसे कभी बात नहीं करेंगे? रम्स ने मेहमानों से हंस हंस कर बातें करते दिल्हाम को देखते हुए अपने बराबर में बैठी हुई अनस से कहा, तो उसकी पुरसदा शक्ल देखते हुए उदास हुई थी। ऐसा नहीं है रम्स, देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। दुरेद भी बात नहीं कर रहा। रम्स की आंखें भीगी हुई थी। अन्ना उसे क्या तसल्ली देती जो खुद सबके अजीब रवैये फेस कर रही थी, पर दुल्हाम के आने के बाद वो बेइंतहा खुश थी। एक भरपूर दिन का एहतमाम बहुत सी अच्छी यादों को लिए हुए था। रिसेप्शन के खत्म होते ही सब अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जब किसी ने उसे बाजू में थामते हुए एहतियात से दीवार से लगाया था। उसकी आंखों में खौफ का साया उभरा था, लेकिन आशना गिफ्ट की पकड़ महसूस की तो लब मुस्कुरा उठे थे। उसने आबरू चुकाते हुए सवालिया निगाहों से उसको देखा था। मेरे कमरे में आने तक 1 इंच का भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही लिबास बदलना है। दलां बहत ने उसकी आंखों में झांकते हुए हुक्म दिया था। अना का चेहरा पल में सुरख हुआ था, जो उसे ड्रेस चेंज न करने का कह रहा था। बहुत हैवी है, मैं थक गई हूँ, वो मुंह बसोड़ते हुए बोली थी। जो कहना था ना कह दिया, वरना सख्त सजा मिलेगी। उसे अपनी गिफ्ट से आजाद करते हुए वो पीछे हटा था और लंबे लंबे डग भरता हुआ गैलरी में कहीं गायब हो गया था। अन्ना के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने अहाता किया था। वो सरशार से अपने रूम में आई थी। अपना जायजा लिया तो खुद को सुबह से ज्यादा फ्रेश पाया था। यकीनन ये सब उस शख्स की कुछ घंटों की सोहबत का असर था। दिल में गुजरी सायतों के अजाब सोचों का हजूम अभी भी बढ़ पाता, लेकिन वक्त सबसे बड़ा मसीहा था। यकीनन गुजरे वक्त को माजी बनना और माजी में जीना भला कहाँ की दानिशमंदी है। इधर दिल्हाम अन्ना से मिलने के बाद दराजान के कमरे में आया था और दुरेद को बुलाया था, साथ ही रम्स को भी। इस वक्त दराजान भी अपने कमरे में मौजूद ना थे। रम्स के चेहरे पर घबराहट सी ताड़ी थी। दोनों को सामने देते हुए कमरे में छाई गंभीर खामोशी को दिल्हाम की बारी आवाज ने तोड़ा था। मैं जानता हूँ कि आरजे के मामले में सरासर मेरा ही कसूर है, जिसने एक कतई अनजान शख्स को महज दोस्ती के नाम पर अपने घर में घुसाया था। जिंदगी के हर मोड़ पर बहुत से लोग मिलते हैं जिनकी फितरत कुछ लम्हों के लिए हमें अच्छी लगती है और हम उन्हें अपना मान लेते हैं। मसला ये है कि हम उन्हें अपना मान बैठते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि क्या वो भी हमारी जैसी सोच लिए बैठे हैं या कुछ मुख्तलिफ है। दिल्हाम ने गहरी सांस भरते हुए फिर से अपनी बात का ताल्लुक जोड़ा था। आरजे के मामले में मैं भी अपनी दोस्ती को लेकर एक तरफ की सोच पर चलता हुए अपने खानदान को मौत के दहाने ले आया था, पर वक्त पड़ते हुए समझ जाने से शायद हमने प्रहा को इस दरिंदे से बचा भी लिया था। लेकिन इस खानदान के एक और जज्बाती इंसान ने वो कहानी फिर से दोहराई। एक बार फिर एक अजनबी पर भरोसा किया गया। दिल्हाम ने सख्ती से आंखें मीचते हुए दोबारा से खोली थी। रम्स की आंख से एक आंसू टपका था। इस बार की कहानी इसलिए भी दुश्मनों को फायदा देगी कि घर की बेटी ने अपने भाइयों पर भरोसा करने की बजाय गैर शख्स पर एतमाद करना ज्यादा मुनासिब समझा था। रम, सिर्फ एक बात पूछनी है मुझे आपसे बेटा, क्यों आपको ऐसा लगा कि आपके भाई आपका साहिबान नहीं बनेंगे, आपकी पसंद को नहीं अपनाएंगे? एक बार बगावत करने से पहले सिर्फ एक बार दुरेन या मुझे आकर कहा होता कि तुम्हें मूसा पसंद है, तुम्हें आरजे से खतरा है। तुम्हारे भाई इतने कमजोर तो नहीं थे कि वो हसीयत की खातिर मूसा को ठुकरा देते। अगर बचपन में किसी लड़के की गलत जेस्टर पर तुम अपने भाइयों को शिकायत लगा सकती तो अब क्यों नहीं भरोसा किया भाइयों पर? बावजूद जब्त किए दिल्हाम की आंखें सुरख हुई थी। आई एम सॉरी भाई, मैं रम्स की हिचकियों ने बात मुकम्मल ही नहीं करने दी थी। तुम मूसा पर भी तो भरोसा कर सकती थी ना, वो भी तो तुम्हारा मैडम है। दिल्हाम के सवाल बहुत कड़े थे। मुझे लगा शायद आप लोग सिर्फ एक शायद पर इंसार करते। तुमने एक अजनबी शख्स की उंगली पकड़ते उसकी आंधी तकलीफ की। रम्स, ऐसा कहीं नहीं होता बेटा। मुझे बस यही कहना है कि अपने महरम रिश्तों को अहमियत देना और उन पर भरोसा करना सीखो। मेरी जान ना का मामला यकसर लग है। वो अनजान थी आरजे से, पर तुम तो नहीं। दिल्हाम ने खड़े होते हुए गोया उसे यहाँ बुलाने का मकसद से आगाह किया तो उसे देखने लगी थी। दुरेद भी उसकी तकलीफ में खड़ा था। भाई मुझे माफ कर दे। वो इसका हाथ हमें फुड़फुड़ को रो दी तो दिल्हाम ने उसका सर थपथपाया था। वो आंखों से दुरेद को मोहब्बत सा इशारा किया तो वो भी रम्स के गिर्द एक तोहफा देता हुआ हंसा बांध गया था। तुम खुद ही तो कहती थी रम्स कि तुम्हारी दोस्तें कहती हैं काश उन्हें दिल्हाम और दुरेद बहुत जैसा भाई मिले, फिर अपने भाइयों बेमोल कर दिया पागल। दुरेद ने हल्का फुल्का अंदाज अपनाते हुए उसके सर पर हल्की सी चपत रसीद की थी। सॉरी भाई, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। उसकी वजाहत पर दिल्हाम ने उसे सीने से लगाया था। वहीं हाथ बढ़ाए हुए दुरेद को भी अपने हंसार में लिया था, जैसे उसने अपने आशियाने में इन पंछियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया था। ओह, तो एक सौतेली मैं ही थी। प्रधान की आवाज पर चौंके जो अभी वहां आई थी और बहन भाइयों की मोहब्बत बड़े मज़ारों पर काफी जलस नजर आ रही थी। दुल्हान ने उसे इशारे से पास बुलाया था। वो दुल्हान के इशारे से आ लगी। दुरेत ने एक आंख दुबारा से इशारा किया तो दुल्हान के सामने उसके फ्लर्ट पर घबरा उठी। दुल्हान खुश था कि बहुत हवेली के भटके पंछी बालाहट अपने आशियाने तक पहुंच ही गए हैं। उसे यकीन था कि अब रिश्तों को अहमियत दी जाएगी, उनमें तवाज़ुन रखा जाएगा। वो बार बार घड़ी को देखते हुए दरवाजे को देख रही थी, पर दिल्हाम बहत के आने के कोई आसान नजर नहीं आ रहे थे। तभी जन चिल्लाते हुए उसने अपने पाँव को हिल की कैद से आजाद किया और सोफे की पूछ से टेक लगाते हुए गुस्सा पीने की कोशिश करने लगी थी।
दुल्हन कमरे में आया तो वो गहरी नींद में जा चुकी थी। उसे बेहतियात शर्मिंदगी ने घेरा कि उसे इंतजार की सूली पर लटकाए खुद मसरूफ हो गया था। दरवाजा लॉक करते हुए उसके पास आया था, एक भरपूर निगाह उसके सरापे पर डाली तो लब आप मुस्कुरा उठे थे। मूसा ने जो तस्वीरें भेजी उसके सब्र की दीवार में आहड़ी कील साबित हुई थी। वो सब छोड़ छाड़ कर पहली फ्लैट से वहां आ पहुंचा था और वहां आते ही उसे अपने फैसले सही होने का अंदाजा हुआ था। अन्ना की उसे देखते हुए जो हालत थी, जैसे सहरा में भटके हुए शख्स के सामने पानी का कुआं आ गया था। एक पुरसुकून गहरी सांस भरते हुए उसने अन्ना को बाहों में भरा था और लिए बेड पर आया था। कम से कम आज की रात तो सोने की नहीं थी, जालिम लड़की, उसके आवेज़े उतारते हुए बोला था जो यकीनन उसे नींद में डिस्टर्ब करते। माय स्लीपिंग ब्यूटी। दिलहाम ने उस पर झुकते हुए उसके माथे पर निफासत से सजी हुई बिंदिया को उतारते हुए सरगोशी की थी। फिर भी कदर नहीं है। उसकी सरगोशी का जवाब आंखें पट से वाकई में दिया गया। दिलहाम का कहका बुलंद हुआ था, अब ऐसी भी बात नहीं है, आपने मौका ही नहीं दिया कि बता सके कि कितनी कदर है आपकी, बल्कि दूर जाकर तो कुछ ज्यादा ही कदर हुई है। दुल्हन के हाथ उसके गले में लटकती हुई चेन में उलझे थे, वहीं उसके दिल छूते हुए लम्स पर अना की सांसें थमी थी। दिल आप बहुत खराब हो गए हैं, वो हल्की सी मुजामत करते हुए बोली थी। बिल्कुल, ये एक मसला है कि मिस्टर दिल अपने अनादिल को भी इसी खराब रंग में डलते हुए देखना चाहते हैं, यानी कि मोहब्बत के रंग में। दलाम के लबों पर शरारती मुस्कुराहट का बसेरा हुआ तो कभी उसे घूरती और कभी उसकी शरारतों से महसूस होती हुई अना की छिनबी छिनबी हंसी ने कई गुल्लों में रंग बखेर दिए थे।